नमस्कार, मैं श्रद्धा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 132 से लेकर के 137 तक बताऊंगी। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने अनुच्छेद 131 तक आपको बता चुके हैं, तो आज मैं 132 से लेकर के 136 तक बताऊंगी। आपको बता दें कि हमारी एक और वीडियो क्लासेस माई मनी अड्डा शुरू हुई है। उसमें हम फाइनेंशियल टिप्स देते हैं कि आप फाइनेंस में आप लोन कैसे ले सकते हो, मनी कैसे सेव कर सकते हो, नए बिजनेस आइडियाज़ वगैरह के बारे में मैं बताती हूँ। इसका ब्लॉग भी है mymoneyadda.com के नाम से। तो आपको अगर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, फाइनेंस से रिलेटेड आप ज्ञान चाहते हो, तो आप एक बार जा कर के माई मनी अड्डा ब्लॉग जरूर चेक करें। उसको भी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उसकी भी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। उसके ब्लॉग देख लें, उसमें भी मैं हिंदी नोट्स की तरह ही आपको पूरे नोट्स की टाइप में प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा आपको समय समय पर फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी भी देती हूँ। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा विषय अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में क्या बताया गया है कि कुछ मामलों में जो उच्च न्यायालयों से अपील में जो उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है उसको बताया गया है। क्या कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय की सिविल या फिर दांडिक या फिर अन्य कार्रवाई में दिए गए जो भी निर्णय के अनुसार डिक्री या फिर अंतिम आदेश है उसकी अपील वह उच्चतम न्यायालय में होगी। ठीक है। यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई भी सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, तो ऐसी दशा में जहां ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाए वहां उस मामले में कोई भी पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा। क्या कि जो इससे पहले का किसी प्रश्न है का विनिश्चय है, जो निर्णय हुआ है वह गलत हुआ है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 133 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 133 के अनुसार उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों में संबंधित अपीलों से उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता को बताया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। पहला क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी भी निर्णय के अनुसार डिक्री या फिर अंतिम आदेश की अपील जो है वह उच्चतम न्यायालय में होगी। और यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन यह प्रमाणित कर देता है क्या कि उस मामले में जो भी निर्धारित है उसमें विधि का व्यापक महत्व का कोई भी सारवान प्रश्न नहीं बनता है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी विनिश्चय आवश्यक नहीं है या फिर आवश्यक है। इसके अलावा इस अनुच्छेद में किसी भी बात के होते हुए जो कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार डिक्री या फिर अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा कोई उपबंध ना करे। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 133 है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 134 क्या है। तो अनुच्छेद 134 के अनुसार दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता को बताया गया है। क्या कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय की जो दांडिक कार्यवाही होगी उसमें दिए गए कोई भी निर्णय होगा जो कि अंतिम होगा, अंतिम आदेश होगा या दंडादेश की अपील जो है वह उच्च न्यायालय में होगी। यदि उस उच्च न्यायालय के अपील में किसी भी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया गया है या फिर उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकरण के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के किसी भी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है या फिर ऐसे विचार में अभियुक्त व्यक्ति जो होगा वह दोष सिद्ध ठहराया गया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है या फिर
वह उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 134 का के अधीन यह प्रमाणित कर देता है कि यह जो मामला है यह उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय की दंडिक कार्रवाई में दिए गए किसी भी निर्णय के अनुसार अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो भी ऐसी विधि में निर्दिष्ट की जाए उसके अनुसार ग्रहण करने सुनने की अतिरिक्त शक्ति जो है वह दे सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 135 क्या कहती है? अनुच्छेद 135 में यह बताया गया है कि विद्यमान विधि के अधीन रहते हुए फेडरल न्यायालय की अधिकारिता उसकी शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना बताया गया है। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई अन्यथा उपबंध नहीं करता है तब तक उच्चतम न्यायालय को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में जो कि अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 के उपबंध जिस पे लागू नहीं होते हैं या फिर आधिकारिक और शक्तियां होंगी और यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारियों और शक्तियों को फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोग थी। इसके अनुसार अनुच्छेद 136 क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो इस अनुच्छेद में अपील के लिए जो उच्चतम न्यायालय की जो विशेष इजाज़त है उसको बताया गया है। क्या बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है। क्या कि जिसके अनुसार वो किसी भी मामले, कारण या फिर न्यायालय या फिर न्यायाधीश आज के द्वारा भारत के क्षेत्र में किसी भी निर्णय, किसी भी डिक्री, किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता है। और जो यह है वह विवेकाधीन शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है और यह अदालत अपने विवेकाधिकार से अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 137 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 137 में यह बताया गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अपने निर्णयों को पुनर्अवलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। इस अनुच्छेद के जो अनुसार है यदि सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है या प्रतीत होता है सर्वोच्च न्यायालय को कि उसके द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वह किसी पक्ष में किसी न्याय के प्रति प्राप्त नहीं हुआ है तो वह अपने द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। अनुच्छेद 145 के अधीन बताए गए नियमों के अनुसार या फिर उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय, अपने द्वारा दिए गए आदेश का पुनर्अवलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि CS प्रोफेशनल की कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग एग्रीमेंट की क्लासेस शुरू हो गई हैं। वो भी मैं वीडियो के अनुसार आपको पर डे थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको कॉर्पोरेट फंडिंग पढ़नी है या कॉर्पोरेट फंडिंग संबंधित ज्ञान चाहिए तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो इसी के साथ ही अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।